प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। हिंदी परिवार की ओर से इस ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी के अंतर्गत आपके पाठों का जो क्रम चल रहा था उसमें हमने भावार्थ व्याख्या उन पाठों की हम देख पा रहे हैं। अगले जो पाठ आने वाले हैं आपके, ये जो पाठ आपके संपूर्ण होंगे उनके बाद में इन पाठों से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी जो प्रश्नावली है, प्रश्नों की अधिकता है, जितने भी प्रश्न संभावी हो सकते हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी और आपको परीक्षा में अच्छा करने का अनुभव भी यहाँ पर मिलेगा ताकि आप पूरी तरह से उस परीक्षा के लिए तैयार रहें। देखिए, आज ये जो क्रम आया है आपका इस पाठ का वो आत्मकथन कविता के रूप में आया है और ये जो कविता है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है, रचित है। तो आइए विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़ने से पहले इसका जो विवरण है, चाहे कवि के रूप में हो, कवि के जीवन परिचय के बारे में हो और इस कविता की जो विशेषताएं उसके बारे में हो, थोड़ा सा हम इनका अध्ययन कर लेते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इसके बाद में हम इस कविता का जो भावार्थ है वो समझेंगे। देखिए विद्यार्थी, हिंदी साहित्य के इतिहास में जयशंकर प्रसाद अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य में एक धारावाही थी छायावाद। उस छायावाद के प्रारंभ करने वाले मानिए जयशंकर प्रसाद जी को, और ये छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। छायावाद के ब्रह्मा इनको कहा जाता है। सूक्ष्म दृष्टि इनकी थी और अपनी विद्वता के आधार पर उन्होंने किस प्रकार से उस चली आ रही पद्धति को छायावाद की तरफ मोड़ा था। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपका आत्मकथन शीर्षक जो कविता है, इससे पहले हम देखेंगे कि ये कविता आखिर लिखी क्यों गई। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। 1930 में एक पत्रिका छपती थी हंस नाम से और इसके संपादक रहे थे मुंशी प्रेमचंद। संपादक में प्रेमचंद जी के 1930 से 36 तक ये हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने संभाला था। तो इसमें क्या है कि समय समय पर आत्मकथा विशेषांक छपते थे, अर्थात अपने जीवन के अनुभवों के बारे में, अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ पंक्तियां लेकर के और वो छापी जाती थी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के सामने भी उनके मित्रों के माध्यम से ये बात आ पहुँचती है कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए, लेकिन वो इसके लिए जयशंकर प्रसाद जी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो ये स्पष्ट करते हैं कि जो भी व्यक्ति उनकी आत्मकथा को पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद में उनका मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि उनका जो जीवन था वो सीधा और सरल था। और एक सच्चा आत्मकथा लेखक जो होता है वो ना तो अपनी भूलों को, ना अपने जीवन में पाई हुई कमियों को छोड़ता है, वो जैसा जीवन था उसको उसी रूप में अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ कुछ कमियां होंगी, कुछ अभाव होंगे उनके जीवन में, जिनको पढ़ करके जो जनमानस है, जो पाठक है, उस पत्रिका को पढ़ने वाला, उस आत्मकथा को पढ़ने वाला वो हंसी उड़ाएगा। इसी कारण से वो इस कविता के रूप में इसकी आत्मकथा विशेषांक में निकालने की, अर्थात आत्मकथा लिखने की जो चीज है उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप यानी कि असहमति के कारण ये आत्मकथा कविता प्रस्तुत करते हैं। और छायावादी शैली में विद्यार्थी लिखित ये कविता है। यहाँ जीवन के यथार्थ और अभाव की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ यथार्थ यानी कि वास्तविकता की स्वीकृति है और अभावों का मार्मिक चित्रण यहाँ पर हुआ है। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, महान कवि की जो विनम्रता है वो भी यहाँ पर झलकती है। स्वयं का जो सरल स्वभाव है वो यहाँ पर प्रकट होता है कवि का, जयशंकर प्रसाद जी का, और भूलों को अन्य के साथ वो बांटना नहीं चाहते हैं। यहाँ कविता में जब हम कविता शुरू करेंगे तो यहाँ दो चीजें आपको प्रथम पंक्ति में ही देखने को मिलेंगी। मधुप, एक तो मधुप शब्द मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों, और एक मिलेगा आपको पत्तियां। मधुप जो है वो भौरे को कहते हैं, भ्रमर को कहते हैं। उसका स्वभाव है कि वो किसी एक फूल पर नहीं ठहरता, वो बार बार इधर से उधर, एक फूल से दूसरे फूल तक वो बना रहता है, उड़ता रहता है। उसकी जो प्यास है वो एक जगह पर आकर के संतुष्ट नहीं होती है, वो तृप्त नहीं हो पाता है। तो कवि ने तृप्त होने वाली प्यास की करुण कहानी वो मधुप जो भौरा है वो कहता है।
दूसरा जो शब्द आने वाला है इसमें पत्तियां हैं। वो जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ के समय के साथ में और वो झड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जो झड़ जाती हैं पतझड़ ऋतु आने पर। तो ये जीवन की नश्वरता को लेकर के कि जीवन कैसा है, नाशवान है। जिस प्रकार से पत्तियां झड़ जाती है उसी प्रकार से मानव का जो जीवन है वो नश्वर है और ये आता जाता रहता है, किसी न किसी दिन ये नष्ट हो जाता है। तो यहाँ क्षणभंगुरता को भी बताया गया है। जब वो कहते हैं अपनी कविता में कि जब क्षणभंगुर जीवन है और मधुर के समान जब जीवन व्यक्ति का मन होता है तो वो अपनी आत्मकथा क्यों लिखे, अपनी कमजोरियों को वो क्यों छिपाए, क्योंकि जो मानव का मन है वो मधुर के समान है, भौरे के समान है और वो एक कली पर, एक विषय पर आकर के तृप्त नहीं होता। उसकी जो प्यास होती है वो अतृप्त रह जाती है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ इस कविता में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और परमार्जित जो भाषा है यानी कि सुधरी हुई जो भाषा है उसका प्रयोग हुआ है और यहाँ तत्सम प्रधान यानी कि संस्कृत की शब्दावली यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। तो देखिए विद्यार्थियों, पहली पंक्ति के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। मधुप गुनगुना कर कहे जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप यानी कि भौरा वो गुनगुना करके कहे जाता है, अर्थात यहाँ पर मन रूपी भौरा अर्थात मन रूपी भ्रमर अपने जीवन की व्यथा को कह रहा है। मन रूपी भ्रमर अपने जीवन की व्यथा को कह रहा है कि जिस प्रकार से जो भौरा है वो हमेशा उसकी जो प्यास है वो अतृप्त रहती है, वो कभी भी उसकी प्यास संतुष्ट नहीं होती है। उसी प्रकार से जीवन की जो करुण कहानी है वो ये मधुप कह रहा है कि मानव के जीवन की भी कहानी इस मधुप के समान है, इस भौरे के समान है। वो कभी भी तृप्त उसका मन नहीं होता है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये पहले जो पत्तियां थी वो कितनी घनी थी, सघन थी, लेकिन ये क्या हो रहा है, गिर रही हैं। समय आने पर इनका भी क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। इसलिए ये जो पत्तियों की जो स्थिति है जीवन की नश्वरता को विद्यार्थी यहाँ पर प्रकट करती है कि जीवन उसी प्रकार से नश्वर है जिस प्रकार से पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो पीली होकर के गिर जाती हैं। तो इन दोनों पंक्तियों में प्रिय विद्यार्थियों जीवन की नश्वरता और कभी न तृप्त होने वाले मन की जो प्यास है उसके बारे में वर्णन किया गया है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर, ये गंभीर है, अनंत नीलिमा में, अनंत यानी कि आकाश जिसका कोई अंत नहीं हो, ये आकाश का पर्यायवाची। अनंत नीलिमा में अर्थात असीम नीले आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य यानी कि जिनकी कोई संख्या नहीं है, अनगिनत जो जीवन के जो इतिहास हैं, जीवन की जो कथाएं हैं वो इस ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। अर्थात इस नीले आकाश के नीचे बहुत सी जीवनों की जो गाथाएं हैं, प्राणियों का जो जीवन है उनकी गाथाएं यहाँ प्रचलित हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर सुख नहीं है, दुखों से भरा हुआ जीवन है, क्योंकि प्रारंभ में ही विद्यार्थी बताया दिया गया है कि जो मधुर जिसकी गुंजार होती है, जो भौरा होता है, उसकी भी प्यास कैसी होती है, अतृप्त होती है। और जो पत्तियां अपने घने रूप में जो छाई रहती हैं उनको भी किसी न किसी ने दिन झड़ना पड़ता है और वो पत्तियां जीवन की नश्वरता को यहाँ पर व्यक्त करती है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यह लोग अर्थात व्यक्तियों की जो मानसिकता है समाज में वो इस प्रकार से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी व्यक्त करते हैं कि वो अपने बारे में जो भी कुछ ढोंग के रूप में, प्रदर्शन के रूप में जो बताना चाहते हैं, वो समाज के सामने लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यह लोग करते ही रहते हैं, वो इसी कार्य को करते रहते हैं, अपना दिखावा वो करते रहते हैं समाज के सामने, अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन अर्थात खराब ढंग से निंदा करना, अर्थात जो मजाक हैं वो आत्मकथा लेकर अपना जो मजाक है वो स्वयं ही करवाते रहते हैं, क्योंकि वो दिखावे की प्रवृत्ति के कारण अपना जो इतिहास है, अपनी जो आत्मकथा है वो लिखते हैं और दूसरों से, समाज के लोगों के द्वारा वो उपहास ही उन आत्मकथाओं को लिख करके पाते रहते हैं। तब भी कहते हैं वो कह डालूं दुर्बलता अपनी। अब ऐसी स्थिति है कि जो आत्मकथा लिखने वाला जो कवि है या लेखक है उसकी आत्मकथा को पढ़ करके लोग उपहास का उसे पात्र बनाते हैं, अर्थात जगत उनकी कमियों को देखकर हंसता है,
क्योंकि आपको मैंने पूर्व में प्रिय विद्यार्थियों बता दिया है कि जो सच्चा आत्मकथा लेखक होता है, आत्मकथा का कवि होता है, वो क्या करता है कि अपनी जितनी भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, अपने जीवन में जो उनसे गलतियां हुई हैं, उन सबको स्वीकार करके और सही रूप में अभिव्यक्ति देता है। लेकिन फिर भी उन अभिव्यक्तियों को पाकर के जो पाठक है वो उनका मजाक बनाता है। तो यहाँ तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी अपनी। हे लोगों, हे मित्रों, आप फिर भी मुझसे कह रहे हो कि आप अपनी दुर्बलताओं को लिख करके भेजिए, जिससे कि हम आपका आत्मकथा विशेषांक में आपका ये जो बातें हैं उनको हम छाप डालें। अर्थात मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। यदि तुम सुनोगे मेरी आत्मकथा को, मेरे जीवन के गए हुए जीवन जो है, जो हम अभावों से भरा हुआ जो जीवन है, इसको यदि तुम सुनोगे तो तुम सुख प्राप्त होगा, आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि ये तो समाज का बहाना है, समाज की मर्यादाएं हैं, और समाज का ये ऐसा रूप होता है कि दूसरे के दुख को देखकर वो आनंदित होता है। इसमें कहा है समाज के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, जयशंकर प्रसाद जी ने, तुम सुनकर सुख पाओगे। मेरी आत्मकथा में जो भी अभाव की अभिव्यक्तियां हुई हैं, उन अभिव्यक्तियों को, उन अभावों को सुन करके, पढ़ करके तुम तो सुख पाओगे, अर्थात आनंद प्राप्त करोगे, देखोगे यह गागर रीति। लेकिन और मिलेगा क्या कि मेरा जो जीवन था, जो तुम पढ़ रहे हो जीवन के बारे में, वो कैसा है, वो महत्वहीन है। अर्थात जिस प्रकार से खाली जो गागर होती है, खाली जो कलश होता है, उसी प्रकार से जब वो बजने लगता है, उसमें पानी नहीं है, कुछ भी भरा नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा मेरी आत्मकथा को सुन करके कि इनके जीवन में तो कोई विशेष प्रयोजन है ही नहीं, इसलिए आप मेरा क्या उड़ाओगे, मजाक उड़ाओगे। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अर्थात मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली करने वाले, कहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वालों। मेरे जीवन रस से रस चुरा करके एक काम तुम जरूर करोगे कि मेरा जो ये जीवन है, इसमें जो अभाव आए हैं, उनसे आप रस प्राप्त करो। जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको तो आप अपने जीवन में ढालो, और जो कमियां हैं उनका आप उपहास उड़ाओ। तो मेरे जीवन से रस चुराकर अपने सुख की गगरी को भरोगे। यहाँ जो अच्छाइयाँ हैं उनको तो आप ग्रहण करोगे, और जो मेरे जीवन में कमियां थी उनको आप उपहास के रूप में बनाओगे। भूलें अपनी या प्रवंचना, औरों की दिखलाऊं में, भूलें अपनी या प्रवंचना, अर्थात मेरे जीवन में जो भी भूलें रही हैं और प्रवंचना, मेरे साथ जो धोखा हुआ है, ठगी हुई है, औरों की दिखलाऊं में, मैं उन्हें क्या औरों को दिखलाऊं, दूसरों को मैं उन्हें अभिव्यक्त करूं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मैं उज्ज्वल यानी कि स्वच्छ, अर्थात सुखों से पूरित उन गाथाओं को, उन कहानियों को मैं आपके सामने कैसे गाऊं, जो कैसी हैं, मधुर चांदनी रातों की, अपनी प्रिया के साथ बिताई गई जो रात्रियां हैं, अपनी प्रिया के साथ बिताए गए जो पल हैं, उन क्षणों की जो मैं कहानी है वो आपके साथ कैसे गाऊं। क्योंकि कवि मानता है कि ये व्यक्तिगत मामले हैं, और जो सुख भोग मैंने, जो आनंद के क्षण अपनी प्रिया के साथ बिताए हैं, उनको मैं किस अधिकार के तहत आप तक पहुंचाऊं। अर्थात मैं अपनी आत्मकथा लिख करके जब मैं हंसा नहीं होना चाहता, मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। ऐसा सुख मुझे अपने जीवन में मिला ही नहीं, और मिला तो कैसे मिला, ये स्वप्न के समान। जिस प्रकार से स्वप्न जीवन में आता है, सोने पर आता है, और जैसे ही वो स्वप्न भंग होता है तो वो सुख हमसे दूर चला जाता है। तो ऐसे मुझे जीवन में सुख नहीं मिले, और सुख मिले भी तो किसके समान मिले, स्वप्नों के समान मिले। स्वप्न देखकर जाग गया आलिंगन में आते आते। आलिंगन कहते हैं गले लगाने को। जैसे ही मैं प्रिया अर्थात मेरी मधुर यादों के संपर्क में आया, मेरी प्रिया को मैंने गले लगाया, तो आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। वो जो आलिंगन था, गले लगने की जो क्रिया है, वो मुस्कुराते हुए मेरे से दूर चला गया। वह स्वप्न के रूप में मुझसे दूर हो गया है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अब यहाँ पर कवि
अपनी जो प्रियतमा है, अपनी जो प्रिया है, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए यहाँ पर बताता है कि उसकी जो सुंदरता थी, प्रिया की जो सुंदरता थी, उससे उधार लेती थी सुंदरता। कौन? उषा। उषा का जो समय है, अर्थात सूर्य उदय होने से पहले का जो समय है, उसमें जितनी मनमोहकता होती है, जितना उज्जवल उसका सौंदर्य होता है, उससे वो उधार लेती थी। किससे? उसके प्रिया की सौंदर्य से वो जो मनमोहकता है, सौंदर्य की जो भावना है, सौंदर्य की स्थिति है, उसको वो उधार लेती थी। तो देखिए विद्यार्थियों, जिसके अरुण कपोलों से, अर्थात जिसके लालिमा से युक्त गालों से मतवाली सुंदर छाया में, यानी कि कपोल उषा की लालिमा से क्या थी? भयभीत थी, अर्थात उसकी ऋणी थी। अनुरागनी उषा लेती थी। अनुरागनी यानी कि प्रेम करने वाली जो उषा है, यहाँ पर अनुरागनी जो शब्द आया है प्रिय विद्यार्थियों, ये उषा का जो समय है, प्रातः काल का जो समय है, सूर्योदय से पहले का जो समय है, उसके विशेषण के रूप में आया है। क्योंकि ये जो उषा काल का जो समय होता है, वो अनुराग पैदा करने वाला होता है, प्रेम पैदा करने वाला होता है। तो अनुरागनी उषा लेती थी निज सहारा मधुमाया में। निज सहारा, निज सुहाग मधुमाया में, अपना जो सुहाग है वो इसी से लेती थी, अर्थात वह भी क्षीण पड़ गई थी मेरी प्रिया की सुंदरता के कारण। उसके गालों की जो नील उसकी लालिमा है, उससे अपने सुहाग की जो मधुर को मोहकता है, उससे वो उधार लेती थी। कौन? वह जो उषा है, अपनी सुंदरता उधार किससे लेती थी? मेरे प्रिया के गालों की जो लालिमा है उससे, अर्थात प्रिया की लालिमा, प्रिया के शारीरिक सौंदर्य की जो लालिमा है, उसके आगे उषा का जो सौंदर्य है वो कैसा पड़ गया है? क्षीण पड़ गया है। उसकी स्मृति पाथे बनी है। पाथे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों। पाथे का अर्थ होता है सहारा, संबल, अर्थात उसी के सहारे जिया जाए ऐसे पल। तो उसकी स्मृति, उस प्रिया की जो यादें हैं, पाथे बनी है थके पथिक की पंथासी। जिस प्रकार से कोई जो राहगीर है, पथिक है, वो थक जाता है और थक करके उसका जो सहारा होता है, जिसके सहारे से वो चलता है, ऐसी चलने की जो बातें हैं वो उसकी स्मृतियां हैं, जो समय पहले उस जयशंकर प्रसाद जी ने अपने स्वयं के जीवन के बारे में बताया है कि जैसे उसने जो प्रिया के साथ रहने का जो समय बिताया था, उसकी जो समय बिताने के जो बातें हैं, उस समय की जो यादें हैं, वो मेरे जीवन का, उस लेखक के जीवन का क्या बनी हुई है? पाथे बनी हुई है। उसी के आधार पर वो जीवन को यापित करता रहा है और अपना जीवन यापन वो कर रहा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। मेरी जो गुदड़ी है, अर्थात कंथा यहाँ गुदड़ी को कहा गया है, और यहाँ पर प्रतीक के रूप में जो अंतर्मन है उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि मेरे मन में जो है उसको क्या आप उधेड़ करके देखोगे। जिस प्रकार से गुदड़ी की जो सिलाई है, सीवन अर्थात सिलाई है, उसको उधेड़ करके देखते हैं कि इसमें अंदर क्या भरा है, रुई भरी है या कपड़ा भरा है। तो उस सीवन को, उन धागों को खोलकर आप क्या देखना चाहते हो कि मेरे जीवन में क्या क्या घटित हुआ था, मेरे अंदर को, मेरे अंतर्मन को आप टटोलना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। मेरा जो जीवन है मात्र छोटा सा है, मात्र 48 वर्ष की जो मेरी अवस्था है। हालांकि पहले प्रिय विद्यार्थियों, उस कवि को पता थोड़े था कि मेरा इतना जीवन कम होगा, लेकिन कम उम्र में जो अभाव उन्होंने देखे थे, उसके आधार पर वो कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो छोटा सा है, अभी छोटा व्यक्त हुआ है, कम व्यक्त हुआ है। और उसकी जो बड़ी बड़ी कथाएं मैं आपसे कैसे कहूँ, इतना कुछ मेरे जीवन में घटित नहीं हुआ है, और मैं ढोंग के माध्यम से अपनी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आपको कहाँ से लाऊं, क्योंकि जो मेरा जीवन है वो तो अभावों से ग्रसित रहा है। तो छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी बातें मैं आपके लिए कहाँ से लाऊं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे अच्छा तो यही है, आप मुझे सलाह भी दे दीजिए हे मेरे प्रिय मित्रों, जो आप मुझसे आत्मकथा लिखने की कहकर के आए हो, वो मुझसे आप मेरी इन बातों को सुनिए कि क्या यह हो सकता है कि मैं
औरों की सुनूं और मैं मौन रहूं, अर्थात मैं चुप रहूं, शांत रहूं, इसी में मुझे अच्छा है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। इसलिए मेरी इस भोली आत्मकथा को सुनकर के तुम क्या करोगे। इसमें किसी प्रकार की आधुनिकता नहीं है, इसमें किसी प्रकार का यहाँ पर बड़प्पन नहीं है। इसलिए इस आत्मकथा को सुन करके आप क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सुई है मेरी मौन व्यथा। अभी ये जो दाम्पत्य विछोह है इसका वर्णन यहाँ पर किया है। जो वेदनामयी स्मृतियां हैं उनके बारे में अंतिम पंक्ति कही गई है यहाँ पर। अभी समय भी नहीं, अभी इसका समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो मौन जो व्यथा है, मेरी जो दुख है मेरा, उसको कहने का अभी समय नहीं है हे प्रिय मित्रों। इसलिए आप मेरी आत्मकथा को मत छापिए और उसके असहमति के तर्क में पैदा हुई जो कविता है वो आत्मकथा विशेषांक में छपी और उन्होंने अपने पूरे जीवन को हालांकि यहाँ पर वर्णित नहीं किया है, लेकिन आत्मकथा विशेषांक के छापने पर उन्होंने विरोध जताया था। इसलिए उन्होंने अपनी इस आत्मकथा को और कविता के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये भावार्थ कैसा लगा, व्याख्या कैसी लगी, कमेंट्स करें, शेयर करें वीडियो को और आगे के वीडियो को आप देखने के लिए तैयार रहें। पूरा का पूरा सिलेबस आपका हिंदी का मैं अच्छी तरह से आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके जितने भी भावार्थ हैं, व्याख्या है, वो आपके सामने लाऊंगा और जितने भी परीक्षा से उपयुक्त महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो प्रश्नावलियों का जो क्रम है आपकी परीक्षाओं से पहले आपको पूरी तरह से आपको आश्वस्त कर दिया जाएगा कि आप उनको पढ़ करके हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे अंत में ये गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने में मदद करें। धन्यवाद।